हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे शॉर्ट स्वीट चैप्टर में, जो कि आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का 11th चैप्टर है और इसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें से सीईटी के जो भी सवाल आएंगे उसमें आपको 1 मार्क्स भी मिस नहीं करना है, वरना आप बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे कि इतना इजी चैप्टर होने के बावजूद भी मैं इसमें मार्क्स कैसे स्कोर नहीं कर पाया। ये बहुत ही बचकाना चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। सीईटी में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं, तो किसी का भी कोई भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। तो चलिए, वहां जाने से पहले, यानी कि लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो जब भी आप YouTube पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, हाँ भाई, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई करने आते हैं, सब नहीं आते, बट जब आप YouTube पर पढ़ाई करने आते हैं बच्चा, तो जब आप फिजिक्स के बारे में सोचते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में, तो सबसे पहला जो नाम आना चाहिए आपके दिमाग में आना चाहिए, प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल। तो प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल पे आने के बाद आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, सुनिए ध्यान से। बच्चे लोग क्या करते हैं, कोई होम पे क्लिक करता है, कोई वीडियोस पे क्लिक करता है, कोई लाइव पे क्लिक करता है, कोई कुछ और पे क्लिक करता है। ऐसा मत करिए, आप लोगों को क्लिक करना है प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तब जाके आपको सारी चीजें बिल्कुल ऑर्डर में, ऑर्गेनाइज्ड वे में नजर आएंगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जो सबसे पहला आपको नजर आ रहा है, सबसे पहली चीज जो आपको नजर आ रही है वो है ब्रह्मास्त्र फिजिक्स का एमएसटी सीईटी बैच, जो कि इस वक्त ऑनगोइंग है। काफी सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं ऑलरेडी, और वीडियोस चलते जा रहे हैं, अपलोड होते जा रहे हैं। और मेरा टारगेट ये है कि 15 अप्रैल तक मैं सारे के सारे जितने भी जो चैप्टर्स हैं 11th 12th के जो सीईटी में पूछे जाते हैं सबके सब फिनिश कर दूंगा। तो आप अगर अपनी सीईटी की तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो YouTube पर अगर आप पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो आप जरूर इस ब्रह्मास्त्र बैच को पढ़िए, इसके सारे वीडियोस देखिए, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि YouTube पर कोई भी फ्री में फिजिक्स का बैच नहीं चला रहा है। सब लोग जो है यानी कि एक पेड बैच चला रहे हैं, और वो चला रहे हैं अपने ऐप के ऊपर। मेरा भी ऐप के ऊपर एक पेड बैच है जो कि थोड़ा सा और एडवांस और हायर वर्जन है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया है कि YouTube पर भी बहुत कुछ देने की कोशिश करी है उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों को YouTube पर कोई भी सीईटी का बैच नहीं मिल रहा है और वो फ्री में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास पैसे नहीं है कि वो पेड बैच में पढ़ सके। मेरा पेड बैच सबसे सस्ता बैच है पूरे YouTube पर, तो पेड बैच भी आप जाके मेरा देख सकते हैं। वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके प्रोफेसर ऑफ साइंस टाइप करना है तो आपको मेरी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, सेम सिंबल आपको नजर आएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर एक पेड बैच मिलेगा, सिर्फ 299 रुपीज का बैच है वो, जिसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चैप्टर के 50 से लेकर 100 क्वेश्चंस और मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उनका सोल्यूशंस भी उसमें है। तो सारी चीजें हैं, फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी, जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, वो वाला पीडीएफ आपको मिलेगा। और साथ में जो ये वीडियोज है ये तो मिलेंगे ही, कुछ एडिशनल वीडियोज भी वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एनीवे, पहले तो आप लोग यही कम से कम इतना देख लें, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऐप के ऊपर तो आप बाद में जाना, लेकिन हाँ, ऐप डाउनलोड करके जरूर रख लो प्ले स्टोर से, क्योंकि उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नया कोर्स उस पर लॉन्च करूंगा आने वाले सालों के लिए, 2024 के बाद 2025 वाला बैच लॉन्च करूंगा या कुछ और लॉन्च करूंगा, नीट या जेडबल लॉन्च करूंगा, तो वो सारा नोटिफिकेशन आपको वहां पे आता रहेगा डायरेक्टली वहां पर, ठीक है। ओके, एनीवे, तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। उसके अलावा जो बच्चे भी 11th वाले बच्चे ये देख रहे हैं बैच, क्योंकि 11th का सीईटी भी कवर कर रहे हैं हम, 12th का भी कवर कर रहे हैं, तो 11th के बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ एडिशनल जानकारी कि ये जो है प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट है मेरी, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसमें प्रैक्टिकल्स मैंने कवर किए हैं, 12वीं के प्रैक्टिकल्स, 11वीं के प्रैक्टिकल्स नीचे हैं, तो 11वीं तो आपका हो चुका है। तो 12वीं की जो प्रैक्टिकल्स हैं, 12वीं के प्रैक्टिकल्स, इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहां पर मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक प्रैक्टिकल कैसे करना है, एक एक तार कैसे जोड़ना है ना, हर चीज मैंने करके कॉलेज में जाके ये परफॉर्म करके वहां पे रिकॉर्ड किया हुआ है डिटेल में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी तो खजाना है, ये असली खजाना है 11th 12th के वन शॉट। इसके अंदर आपकी पूरी 11th 12th की टेक्स्ट बुक खत्म कर दी है मैंने, आपको टेक्स्ट बुक खोल के देखने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप सीईटी की पढ़ाई दिल से करना चाहते हैं या बोर्ड्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कम से कम आप लोग ये 11th 12th के वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज 11th से ही कनेक्टेड है 12th। तो 11th 12th के वन शॉट जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हैं, इसको आप पढ़ डालिए, पूरा बिंज वॉच करिए, स्टार्ट टू एंड देखिए। एक ही दिन में 5-5 चैप्टर देख लीजिए, बिकॉज 2-2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। ओके, एनीवे, तो चलिए अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपने आज के चैप्टर पे, मैग्नेटिक मटेरियल्स इसका नाम है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं
ब्रह्मास्त्र बैच का। सो ब्रह्मास्त्र MST CET जो बैच हमारा चल रहा है, इसमें पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 11, और वो किसका है? 12th क्लास का है। 12th का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो हम लोग मैग्नेटिक मटीरियल्स ये जो चैप्टर है इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि आखिर फॉर्मूले कहना क्या चाहते हैं। तो देखो बहुत ही इजी है। इसमें ये बोला कि अगर कोई भी एक कॉइल है, कॉइल का मतलब बच्चा, अगर आपके पास एक ऐसा कोई भी कॉइल जैसी कोई चीज, एक वायर है, एक गोल वायर, तो वायर का जो एक करंट अगर फ्लो होता है, उस वायर में से करंट अगर फ्लो होता है, और उस वायर का जो एरिया बन रहा है, लूप का एरिया, इस लूप का, इस वायर का जो एरिया बन रहा है वो अगर ए है, करंट अगर वायर में आई है, उस गोल चीज का, सर्कल का जो एरिया है वो ए है, और इसके अगर मैं n टर्न्स बना दूं, n टर्न्स, तो टर्न्स कितने हो गए इसके? देखो n टर्न्स, ऐसा अगर मैं n टर्न्स बना दूं तो ये नंबर ऑफ टर्न्स भी n हो गए। सो करंट I है, एरिया a है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही इजी है, ये सभी लोग याद कर पाएंगे बहुत इजीली। मिया, MIA, मिया, ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल है अगर एक ही रहेगा तो। लेकिन अगर एक कॉइल नहीं रहा, n कॉइल्स रहे, n कॉइल्स, तो ये बन जाता है m इक्वल्स टू निया। ठीक है, m इक्वल्स टू निया। तो ये देखो NIA, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो टर्न्स ऐसे भी हो सकते हैं और टर्न्स ऐसे भी हो सकते हैं, लाइक दैट, एक के नीचे एक, ऐसे भी हो सकते हैं, तो भी यहाँ पे NIA आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन ये सब बहुत ही शॉर्ट चीजें हैं, शॉर्ट सोलेनॉइड है, शॉर्ट कॉइल है, याद रखना। चलो वो तो हो गया। अब लिसन, ये टाउ इक्वल्स टू mb sin थीटा, आखिर ये क्या है? तो मान लो कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है, मान लो कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है, तो मैंने एक बार मैग्नेट लिया और इस बार मैग्नेट पर मैंने अप्लाई करी एक मैग्नेटिक फील्ड B। तो इसके जो पोल्स होते हैं, पोल्स, इसके पोल्स, ठीक है, उसके ऊपर जो पोल्स होते हैं ना, साउथ और नॉर्थ, तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल को इधर फोर्स लगता है, साउथ पोल को इधर फोर्स लगता है, तो यानी कि ये घूमना शुरू करता है। अरे भैया एक मैग्नेट रखा हुआ था टेढ़ा मेढ़ा सा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड आई अर्थ की या कोई भी बाहर से फील्ड आई और वो घूमना शुरू करेगा, है ना। इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल है शुरुआत में, थीटा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, तो ये जो मैग्नेट है, इसकी जो ताकत है वो मैग्नेटिक मोमेंट कहलाती है। इसकी जो ताकत है, इसकी जो एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो M कहलाती है। तो जो इसके ऊपर रोटेशन का फोर्स लग रहा है, यानी कि टॉर्क लग रहा है, घुमाने वाला फोर्स लग रहा है, यानी कि टॉर्क लग रहा है, वो होता है MB sin थीटा। तो मैग्नेट की ताकत दी रहेगी, बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसकी ताकत दी रहेगी, और ये थीटा एंगल दिया रहेगा, तो आप लोग को टॉर्क निकाल लेना है। समझ गए? तो ये बहुत ही ईजी है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया MB sin थीटा। अच्छा, अब ये जो मैग्नेट रखा हुआ है, ये जो मैग्नेट रखा हुआ है, इसे मैं अभी पकड़ा हूं तो ये ऐसा है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये घूम जाएगा। अरे जब तक कि मैं इसे पकड़ा हूं ताकत लगा के, तब तक तो ये ऐसा रहेगा, जैसे ही मैंने इसे छोड़ दिया ये घूम जाएगा। यानी कि इसके अंदर एक टेंडेंसी टू डू वर्क है, इसका मोशन बदलने की टेंडेंसी है, और जब भी मोशन की टेंडेंसी हो किसी चीज के अंदर, तो उसके पास क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। अरे किसी चीज के अंदर भी अगर मोशन की कोई टेंडेंसी है, वो कुछ मोशन करना चाहता है, वर्क परफॉर्म करना चाहता है, तो उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर्ड है इसके अंदर, वो है -MB cos थीटा। समझ गए? तो MB sin थीटा रहा तो टॉर्क है, और MB cos थीटा रहा तो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है टॉर्क, ये है पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं टॉर्क, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट। ये M क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, जहां पे N है नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट, और A है एरिया। समझे बच्चा? ये टॉर्क है, M है मैग्नेटिक मोमेंट, B है मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से लग रही है, और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। ये M है और ये B है, उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा PDF, डोंट वरी, मैं अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, अब यहां पे आगे क्या है? टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन। तो सुनिए, अगर आप ऐसा ऊपर जो छत होती है ना, घर की छत, उस छत पे अगर धागा लगा के उस पे एक मैग्नेट लटका के छोड़ देंगे, एक मैग्नेट लटका के छोड़ देंगे, तो ये बात सभी लोग जानते हैं, सारे विद्यार्थी इससे भली भांति परिचित हैं कि ये जो मैग्नेट है घूम के अर्थ के नॉर्थ साउथ में चला जाएगा। जो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है उसकी तरफ देखने लगेगा। अरे भैया मैग्नेट करता क्या है?
मैग्नेट जो है ना उस दिशा में चला जाता है जिस दिशा में पृथ्वी का चुंबकत्व है, पृथ्वी का मैग्नेटिज्म है। सो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उस डायरेक्शन में ये मैग्नेट घूम के चला जाता है। अरे हाँ के ना। तो अब मान लो ये उधर चला गया है और शांति से बैठा हुआ है। अब ये शांति से बैठा है, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी खुजली हुई, मैंने क्या किया, इसे पकड़ा, थोड़ा घुमा दिया। अब जब इसे घुमाऊंगा तो क्या होगा कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इधर देख रही थी वो इसे घुमाने की कोशिश करेगी, अपने अपने पैरेलल लाने की कोशिश करेगी, अपने पैरेलल लाने की कोशिश करेगी। तो जो चीज ऐसी हो गई अभी वो घूम के ऐसे जाना चाहेगी और इस चक्कर में वो थोड़ा सा ऐसे 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 करके ऑसिलेट करेगी, हिलेगी। अरे भैया जाना था मान लो ऐसे, लेकिन मैंने उसे हिला दिया ऐसे, तो वो क्या करेगा कि वापस आने की कोशिश करेगा इधर और उस चक्कर में हल्का 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 हिलता रहेगा। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसके लिए भी कुछ वक्त लगता है ना, तो इसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बार मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। अब ये आई और ये आई में फर्क है, इसीलिए मैंने इसको छोटा आई लिखा है। देखो यहाँ पे छोटा आई लिखा है, छोटा आई करंट है, लेकिन ये जो बड़ा वाला आई है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है बच्चा इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको याद रखिए। अच्छा, तो अब ये जो है मैग्नेट वो यहां और वहां ऐसे करके हिलेगा, आजू बाजू हिलेगा इस तरीके से, ठीक है, लाइक दैट। ओके, एनीवे अब एक जो इलेक्ट्रॉन है, हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु होता है यानी कि एटम होता है, एटम, तो जो एटम होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काटता है। अरे भैया हमारे पास एक न्यूक्लियस, उसके बाजू में एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल चक्कर काटता है। तो इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल चक्कर काटेगा, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है ना। अरे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल जब गोल घूमेगा मतलब करंट बहना शुरू होगा। तो भैया कितना करंट बहेगा, क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो देखो, तो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, समझ गए। तो चार्ज कितना है, अरे भैया करंट का फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे हो, 10वीं क्लास से पढ़ रहे हो। सो चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन बराबर, तो चार्ज के बदले इलेक्ट्रॉन लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है। और टाइम कितना लग रहा है, एक चक्कर का टाइम होता है, टाइम पीरियड, तो टी लिख दिया। अरे एक चक्कर में एक ही इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज एक चक्कर में घूम रहा है, ठीक है। तो चार्ज अपॉन टाइम ये आ गया करंट। तो इसको मैं ना छोटा आई ले लेते हैं प्लीज, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो छोटा आई रहेगा तो वो करंट है, बड़ा आई रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, याद रखिएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सभी ने बेटा पढ़ा होगा, रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर है, रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है ना फर्स्ट चैप्टर में रोटेशनल डायनामिक्स, वही है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके चलो, तो करंट हो गया चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन 1 अपॉन टाइम पीरियड जो रहता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो ई एफ भी इसको लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, ई एफ भी इसको लिख सकते हैं। यहां पर कुछ तो मिस्टेक किया है, यहां पे होना चाहिए था ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ये नहीं आएगा, जो डैश बना हुआ ये नहीं आएगा। एक सेकंड रुको, इसको मैं व्हाइट कलर से मिटाई देता हूं ना, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस तरीके से आएगा। ये ऐसे कैसे आ गया बच्चा, ये कैसे आ गया, एफ के बदले ओमेगा बाई 2 पाई क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, बहुत बार हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है कि ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अरे बाबा एफ है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना बच्चा, तो एफ क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। अरे भैया ओमेगा है 2 पाई एफ, तो एफ क्या होगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। समझ गए बच्चा, गुड। अब इसके आगे देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, आई इंटू ए, मिया। अरे भैया मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था आई ए। अब एक अकेले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अकेले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अकेला इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, पूरा का पूरा बड़ा करंट नहीं है। अरे वहां पे एक कॉइल में बड़ा करंट था, हजारों इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम लोग ने एम ना बोल के उसको एम नॉट बोल दिया। लेकिन है तो वही ना कि भैया इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो करंट बनेगा, भले छोटा सा करंट बने, लेकिन करंट तो बनेगा ना। अरे भैया भले छोटा सा करंट बने, लेकिन करंट तो बनेगा एक इलेक्ट्रॉन घूमने से। तो करंट इंटू एरिया, और एरिया है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, सर्कल का एरिया बच्चा क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया, ठीक है, ओके। तो अब इन लोगों ने ये जो चीज इतना लंबा चौड़ा किया है, ये पूरा डेरिवेशन किया है, इसको भूल जाओ, इसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लास्ट का पार्ट याद रखो, यही काम आएगा। सो जो आपका m0 है उसका फॉर्मूला याद रखो, E अपॉन 2m, ये होता है L0, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ये है एंगुलर मोमेंटम, क्या है ये,
एंगुलर मोमेंटम। अरे इसका डेरिवेशन चाहिए ना तो मेरे वन शॉट में आपको मिल जाएगा। तो वो जो 12th का वन शॉट है उसको देख लेना आराम से, 12th स्टैंडर्ड के वन शॉट में मिल जाएगा। बट जाने दो भी, खाली डायरेक्टली याद रखो, ये डायरेक्टली काम आता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस चीज का नाम क्या है, इस चीज का नाम है एंगुलर मोमेंटम। क्या नाम है बच्चा इसका, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का मास, ये तो नंबर 2 है, और ये क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम है। बच्चा क्या है ये, एंगुलर मोमेंटम। सभी लोग याद रखेंगे। सो m0 इज नथिंग बट E/2m into L0। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें घुस रही हैं, समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अभी क्या बचकाने फॉर्मूले, मतलब हंसी आ रही है फॉर्मूले देख के, ये चैप्टर ही बचकाना है। ये देखो कुछ है ही नहीं। एक तो याद रखना है मिया को, एक याद रखना है m = निया को, ये हो गया। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब याद रखना है कि टॉर्क है mb sin थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी है -mb cos थीटा। अरे कितना इजी है यार, इट इज डैम इजी। तो पोटेंशियल एनर्जी है -mb cos थीटा। ठीक है, इसको प्यार से कभी कभार हम लोग m क्रॉस b भी लिखते हैं, m क्रॉस b, और इसको कभी कभार हम लोग प्यार से -m.b भी लिखते हैं, m.b। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा इसको भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा जाता है, भिन्न भिन्न तरीकों से लिखा जाता है। ये हो गया। अब ये तो हो गया एक वायर के बारे में जिसमें करंट है। अब अगर सिर्फ एक अकेले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इकलौता इलेक्ट्रॉन, बेचारा अकेला नाजुक सा इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, तो उसका हम लोग ने लिख दिया m0 = IA। ठीक है, हाँ क्या ना, इसी का आप लोग बाद में बना दोगे E/2m into L0। ठीक है, जहां पे m0/L0 को हम लोग गैमा नॉट कहते हैं, और गैमा नॉट का नाम है जायरो मैग्नेटिक, गायरो नहीं बोलते हैं इसको, जायरो बोलते हैं। तो जायरो मैग्नेटिक रेशियो। समझ में आया बच्चा? आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग these थिंग्स, these आर डैम इजी। ओके, सो इस तरीके से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और क्या कहानी है वो भी देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे हो चुकी हैं। अच्छा हाँ, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, इट इज 2π √of मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाँ, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसको याद रखेंगे। सो मैग्नेटाइजेशन जो होता है, मैग्नेटाइजेशन वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। सो ये है मैग्नेटाइजेशन। एक सेकंड, थोड़ा एरो को पतला कर देता हूं। सो दिस इज मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन, इसको पूरा नाम अगर लिया गया तो ऐसा भी लिया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लेकिन वो मैग्नेटाइजेशन ही बोलोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये जो m रहता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ गया आपका मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला। फिर ये आ गया आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला। देखो इसलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसका नाम भी इंटेंसिटी है। सो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बी जो है, बी ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। म्यू जो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, समझ में आया? और mz तो वो पहले से था ही। आई होप के आपके भेजे में सारी बातें घुस रही हैं। ठीक है, इस तरीके से है। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला आया, ये कैसे आया भला? ये कैसे आया? तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है काई एच। ये एक फॉर्मूला है, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है काई एच। बी का फॉर्मूला है म्यू, बी नॉट का फॉर्मूला, एक सेकेंड ना, बी नॉट का फॉर्मूला है
म्यू नॉट एच, ठीक है, और बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट काय एच, ठीक है, ऐसा करके याद रखिए। तो इस तरीके से चीजें हैं। सो एम जेड है काय एच, बी नॉट है म्यू नॉट एच, और बी है म्यू नॉट काय एच। ये अलग अलग चीजें हैं। ये था मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, ये है मैग्नेटिक फील्ड विद सम मटेरियल मीडियम, ठीक है, कुछ ना कुछ मीडियम रहेगा। यहाँ पे मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। तो यहाँ पे मीडियम है, यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये हमें कैसे मिला, ये लास्ट वाला, तो देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है वहां पर H इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम जेड, है ना, ऐसे लिखा हुआ है बच्चा, ये लिखा हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा बी बाई म्यू नॉट इज एम जेड प्लस एच हो जाएगा। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एम जेड हो जाएगा प्लस म्यू नॉट एच हो जाएगा, है ना। और एम जेड खुद क्या होता है, काय एच होता है, तो म्यू नॉट काय एच आ जाएगा प्लस म्यू नॉट क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अरे हाँ के ना, सो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा बाय द वे ये बी एम है, मीडियम वाला है ना, मीडियम वाला, और ये टोटल है, ये जो बी है टोटल है। सुनो तीनों बी में क्या फर्क है, इधर देखो, बी नॉट, बी एम और बी में क्या फर्क है। तो ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड विद, ये वाला है एयर कोर। सेम कहानी यहां पे लिखना है पूरा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ द सोलेनॉइड विद, लेकिन एयर कोर नहीं आएगा, यहां पे आएगा फेरो मैग्नेटिक कोर। तो यहां पे मीडियम कुछ थोड़ा यूज किया हुआ है, फेरो मैग्नेटिक कोर। यहां पे हवा यूज किया है या वैक्यूम यूज किया है, कुछ भी एक यूज करो, हवा या वैक्यूम। यहां पे फेरो मैग्नेटिक कोर आ जाएगा इस वाले में, और इस वाले में क्या हो जाएगा, टोटल है, ये टोटल है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होता है वो होता है B इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। तो यहीं से वो फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि बी नॉट की जगह पे म्यू नॉट एच आ रहा है और बी एम की जगह पे म्यू नॉट एम जेड आ रहा है। तो ये है म्यू नॉट एच, ये है म्यू नॉट काय एच। समझ गए, इस तरीके से आ रहा है। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यही तो इन लोग ने क्या किया, देखो ये तो मैंने लिखा, इन लोग ने क्या किया है, इसी को सुधार के लिखा है। सो वहां से म्यू नॉट बाहर निकाल लिया, बचा एच प्लस एम जेड, यही बचा ना, म्यू नॉट बाहर निकाल लिया, म्यू नॉट को नीचे लेके आ गए, तो बी अपॉन म्यू नॉट हो गया, तो एच प्लस एम जेड बचा। तो एच क्या हो जाएगा, बी बाई म्यू नॉट माइनस एम जेड। तो ये सब डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अरे खाली ये फॉर्मूले याद रख लो यार। तो ओनली रिमेंबर दीज फॉर्मूले, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। हर चीज थोड़ी ना याद करते बैठेंगे, अरे कितना याद करेंगे यार, पूरे अपने 24 चैप्टर पढ़ना है, 11वीं के अपने को 8 पढ़ना है, 12वीं के अपने को 16 पढ़ना है, तो कितना याद करेंगे। तो इसीलिए कुछ ही चंद फॉर्मूले ही आप लोग याद रखिए, जो कि जिसकी मदद से आप बाकी कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर ओनली दीज फॉर्मूले। समझ गए बच्चा? ओके, फिर H का खुद का फॉर्मूला क्या है, H खुद क्या है, तो H है N इंटू आई, जहां पे N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो एन आई, H इक्वल्स टू एन आई, ये आई छोटा वाला आई है, ठीक है। तो H इक्वल्स टू एन आई आ जाएगा, H इक्वल्स टू एन आई, ये हो गया। अच्छा जो काय है वो एम जेड बाई एच है, अरे वो तो होना ही था, क्योंकि एम जेड ही काय एच है। काय क्या है, आप बोलेंगे सर ये काय क्या है, अरे काय काय आए रे, काय जो है वो क्या है। सो काय इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बहुत सारे बच्चे बेचारे इसे बोल नहीं पाते, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, कोई चीज अपन नहीं बोल सकते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बचपन में प्रैक्टिस किया था, बचपन में आज से कम 15-20 साल पहले प्रैक्टिस किया था कि भाई मुझे दुनिया की सबसे बड़ी जो बीमारी है ना, मतलब सबसे बड़ी बीमारी नहीं है दुनिया की एक ऐसी बीमारी है जिसका सबसे बड़ा नाम है, तो उसका नाम मैंने प्रैक्टिस किया था। अब देखो मैं कितना फास्ट बोल पाता हूँ, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल कैनोकोनियोसिस। आप लोग नेट पे सर्च कर लेना, ये एक फेफड़े की बीमारी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग जो है कुछ भी चीज कर सकते हो।
तो न्यूमोनो अल्ट्रामाइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल कैनोकोनियोसिस, ये बात याद रखना। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं, अच्छा मैं बता दूं, दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिन्हें एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें वो बड़ा नाम सुनते हैं ना, बड़े बड़े नाम सुनते हैं घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। ऐसे भी लोग हैं, उन्हें फोबिया रहता है, बड़े नाम का फोबिया। फोबिया इज एन इरेशनल फियर, सो उन्हें फोबिया रहता है, बड़े नाम का फोबिया। अच्छा, उस फोबिया का नाम क्या है ये भी जान लो। बड़े नाम से वो डरते हैं, लेकिन उस बीमारी का नाम, जिसमें वो बड़े नाम से डरते हैं, जिसमें वो बड़े नाम से डरते हैं, उस बीमारी का नाम क्या है? उसका नाम है हिप्पोपोटोमॉन्स्ट्रोसेस्क्विपिडालोफोबिया। अब आप इमेजिन करो कि अगर डॉक्टर ने उसे ये बीमारी का नाम बताया तो वो तो बिल्कुल चप्पल जूते छोड़ के भाग जाएगा डॉक्टर के क्लिनिक से, बोलेगा अरे वैसे में बड़े नाम से डरता हूं, आपने मेरे सामने और बड़ा नाम ले लिया। चलिए एनीवे, चलिए तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो दैट वाज सम मतलब कुछ नॉलेज के लिए आपकी चीजें बताई मैंने। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यहाँ आ जाते हैं। हाँ, अब रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, सो रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई। ठीक है, बहुत ही बचकाना फॉर्मूला है। अच्छा, जो म्यू रहता है वो रहता है म्यू नॉट म्यू आर, ये बात याद रखना। ठीक है, म्यू रहता है म्यू नॉट म्यू आर। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी तो म्यू आर है, ये है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अरे डरो मत यार, इतने सारे नाम सुन के, बहुत ही बचकाना चैप्टर है, बहुत ही बचकाना। इसके प्रॉब्लम्स देख के अब आपको है ना हंसी आएगी। और ये है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, या फिर एयर भी ले सकते हैं हम, ठीक है। और ये तो रिलेटिव परमिएबिलिटी है ही। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग क्यूरीज लॉ पे। तो ये क्यूरीज लॉ, क्यूरी लॉ। तो ये जो क्यूरी है, कौन सा क्यूरी है? इसका नाम है पियरी क्यूरी। पियरी क्यूरी ने दिया था, ये नोबेल प्राइज जीता है। इसकी बीवी भी नोबेल प्राइज जीती है, इसकी बेटी भी नोबेल प्राइज जीती है, पूरे फैमिली नोबेल प्राइज से भरी पड़ी है। बल्कि इसकी बीवी 2 नोबेल प्राइज जीती है, जिसका नाम था मैरी क्यूरी, इतिहास की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन साइंटिस्ट। ओके, तो mz इज c b एक्सटर्नल बाई t। सो mz, ये क्यूरीज लॉ है, क्यूरीज लॉ। सो क्यूरीज लॉ क्या है कि मैग्नेटाइजेशन इज क्यूरी कांस्टेंट इनटू एक्सटर्नल फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक, सॉरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि बाहर से कितनी तगड़ी फील्ड आ रही है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? अरे भैया, अपने पास कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल है, मान लो आयरन है, लोखंड है। वो लोखंड को आप मैग्नेट बनाना चाहते हो, तो बाहर से जब आप मैग्नेटिक फील्ड उसमें घुसाओगे बाहर से, तो वो जितनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही वो लोखंड, वो लोहा मैग्नेटाइज होगा। तो जितनी तगड़ी होगी बाहर की फील्ड, उतना ज्यादा वो मैग्नेटाइज होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपने इस बंदे को गर्म किया, तो गर्म करते हैं ना, तो इसका मैग्नेटिज्म कमजोर पड़ जाता है। तो इसीलिए मार्केट से आप कोई भी मैग्नेट लेके आओगे, उसको गैस पर रखोगे ना, वो चिपकना बंद हो जाएगा, बहुत ही कम चिपकेगा, बहुत मुश्किल से चिपकेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगी, मैग्नेटाइजेशन कमजोर हो जाएगा। और बाहर से जो आप मैग्नेटिक फील्ड उसको दे रहे हो वो बड़ी दोगे तो वो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। अरे मतलब लोहे के सामने अगर बड़ा मैग्नेट रख के उसको बार बार सेम डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है, लेकिन जब उसको गर्म करोगे तो वो कमजोर मैग्नेट बनेगा। समझ गए? तो ये हो गया क्यूरीज लॉ। अरे मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया भाई, अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, मेन एमसीक्यू सॉल्व करना हमारा मकसद है। यहाँ पे पूरा चैप्टर डिटेल में थोड़ी पढ़ा सकते हैं, वो तो आपको वन शॉट में से देखना होगा ना। ये तो मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ, सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, तो इसलिए फास्ट में बता रहा हूँ। सो दैट इज क्यूरीज कांस्टेंट, इसका नाम है क्यूरी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, ठीक है? ओके, ये हो गया क्यूरीज कांस्टेंट। अब ये हो गया b को बी नॉट प्लस bm आ गया, ये तो हम लोग ने पहले देख लिया। चलो ये सब तो हम लोग ने देख लिया, bm की वैल्यू देख ली हम लोगों ने। ओके, आ जाते हैं हम लोग हमारे इस पे यानी कि क्वेश्चंस पे। लेकिन उससे पहले छोटी चीजें जो डिस्कस करना रहेगा वो ये है कि दुनिया में 3 तरीके के मटेरियल्स हैं, डायामैग्नेटिक, ठीक है, फिर है पैरामैग्नेटिक, और लास्ट में है फेरोमैग्नेटिक। तो 3 तरीके के मटेरियल्स हैं, याद रखना। मेनली दुनिया यहीं खत्म नहीं होती है। ये तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिर्फ 11वीं 12वीं के हिसाब से, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर आप डिटेल में जाओगे तो दुनिया में और भी बहुत टाइप के मटेरियल्स हैं, बहुत मतलब बहुत। तो मैं 1-2 के नाम बता दे रहा हूं। एंटी फेरोमैग्नेटिक है,
फेरी मैग्नेटिक है, ऐसे कुछ नाम मैंने आपको बता दिया, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, और भी है इससे ज्यादा। तो चलो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सब इतना ही पढ़ना है अपने को सीईटी के हिसाब से, तो ध्यान देंगे। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है मालूम है? रिपेल्स मैग्नेट, रिपेल्स मैग्नेट। तो इसके बाजू में मैग्नेट लिखा होगा, रिपेल करेगा, रिपेल्स मैग्नेट वीकली, बहुत ही कमजोर तरीके से रिपेल करता है, ज्यादा ताकत से रिपेल नहीं कर पाता है। रिपेल करना तो धक्का मारना, धक्का मारने की कोशिश करता है। अरे ये मटेरियल रखा है मान लो, इसके बाजू मैग्नेट लेके आए, तो ये उसको धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ही हल्के से, तो वीकली रिपेल करता है। ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, लेकिन वीकली, अट्रैक्ट्स वीकली, है ना, अट्रैक्ट द मैग्नेट वीकली। और ये क्या करता है? अट्रैक्ट्स स्ट्रांगली, ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट्स स्ट्रांगली। तो हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कि इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है और स्मॉल है। अरे वीक भी है और रिपेल भी कर रहा है, अरे वीक है यार और रिपेल कर रहा है। यहां पे आ जाएगा वीक है लेकिन अट्रैक्ट कर रहा है, तो प्लस आ जाएगा, वीक है और अट्रैक्ट कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग है और अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव, और स्ट्रॉन्ग है तो लार्ज। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव और स्मॉल रहती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और स्मॉल रहती है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव और लार्ज रहती है। समझ गए? ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो। ओके बच्चा, ये बहुत काम आने वाला है। पहले ही क्वेश्चन में तो काम आने लगा। क्या बोला पहले क्वेश्चन में? अरे आप लोग इस क्वेश्चन के लिए रेडी हैं कि नहीं भाई? समझ में आ रही है नहीं? पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा अच्छे से ध्यान से। थैंक यू अब्दुर्रब। ये जो हमारे फ्रेंड अब्दुर्रब हमारे लिए ग्रीन टी ले है एज यूजुअल। तो चलिए पहला सवाल अच्छे से देख लेते हैं। तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि एमजेड, एमजेड को इन लोग ने यहाँ पे आई लिखा हुआ है ना, तो इन लोग ने एमजेड को आई लिखा हुआ है, चलेगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आई और एमजेड एक ही चीज है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये लिखा हुआ है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, वो तो है ही। ये दोनों का ग्राफ प्लॉट किया गया, ठीक है। तो यहां पर इन लोग ने एच और एमजेड प्लॉट किया है। अबे अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे आई लिखा हुआ है, लेकिन आई है क्या? एमजेड है ना, और ये है एच। तो हमको तो ये बात मालूम है कि एमजेड होता है काय एच, यानी कि एमजेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है। अरे हाँ क्या ना भाई, ऐसा ही है ना। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? ग्राफ है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, या तो ऐसा आना चाहिए या ऐसा आना चाहिए। अरे ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गलती से मत कह देना कि सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, गलती से भी मत कह देना। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद पॉजिटिव स्लोप विद नेगेटिव स्लोप, ये बात याद रखना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पॉजिटिव स्लोप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद नेगेटिव स्लोप, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अब अकल से सोचो कि अगर मैंने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ के अंदर चीज जो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और एक चीज ऐसे जा रही है। अरे तो भाई यहां पर काय प्लस और लार्ज हो गया, यहां पे काय प्लस है और थोड़ा स्मॉल हो गया, और यहां पे काय क्या हो गया? नेगेटिव है और स्मॉल हो गया, लेट्स से ऐसा कुछ हो गया। अरे हाँ क्या ना, दिख रहा है ना भाई। अरे यहाँ पे काय की वैल्यू क्योंकि अरे बाबा ये है एमजेड और ये है एच, दोनों के बीच में आता क्या है? काय। दोनों के बीच में क्या आता है? काय। तो काय इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, काय इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ज्यादा है तो मतलब काय ज्यादा है, स्लोप कम है तो काय कम है। समझ गए? तो अब ये वाला अगर मैं बोलूं तो ये फेरोमैग्नेटिक है, ये वाला पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि डायमैग्नेटिक नेगेटिव रहता है। सो डायमैग्नेटिक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए? अरे हाँ के ना रे बच्चा, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? वैसे बहुत ही ईमानदारी से अगर बात करूं ना, तो ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अगर फेरोमैग्नेटिक में सच में बनाऊंगा ना, तो उसको एकदम ऐसा शूट करते हुए दिखाऊंगा, उसका मैग्नेटाइजेशन बहुत हाई होता है, ठीक है। उसको इतना खड़ा बनाऊंगा एकदम डायरेक्टली ऐसा, ये तो लेटे हुए बने हुए हैं ना, एकदम ऐसा बनाऊंगा उसको डायरेक्टली। समझ गए? बट एनीवे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानिए। तो इन लोग ने क्या बोला है कि मटेरियल ए कौन सा है। अब देखो इन लोग ने दिया है ना, ये ए बोला है, ये बी बोला है, ये सी बोला है, तो ए कौन सा है? नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसकी है? नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक की। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बचकाना सवाल है, करेक्ट आंसर इज ए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 नीडल्स, 3 नीडल्स हैं, 3 सुइयां हैं। अरे मैग्नेटिक नीडल यार, मैग्नेट की बनी नीडल्स। एक बना है फेरोमैग्नेटिक से, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा डायमैग्नेटिक। जब मैग्नेट इन तीनों के करीब लाया गया तो क्या होगा? ये तो कितना बचकाना सवाल है। फेरोमैग्नेटिक N1 है ना,
पैरामैग्नेटिक N2 है और डायमैग्नेटिक N3 है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट। अरे भैया इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और लार्ज है, तेजी से खींचेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट। ये वीक अट्रैक्ट करेगा, ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव है तो वीक अट्रैक्ट करेगा, वीक अट्रैक्ट, ठीक है। और ये क्या करेगा, वीक रिपेल, सो वीक रिपेल करेगा, रिपेल, वीक रिपेल। तो ऐसा आंसर कौन सा है जिसमें N3 वीक रिपेल आ रहा है? तो देखो, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 वीकली, मतलब अट्रैक्ट ही हो रहा है, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 वीकली, अट्रैक्ट ही हो रहा है। तो देखो अट्रैक्ट ही हो रहा है और रिपेल वीकली, N3 वीकली। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ गए? अरे अट्रैक्ट कर रहा है N1 और N2, ठीक है, और रिपेल कर रहा है N3, बराबर है ना, परफेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरे कितना खूब सोपा है रे, चिंदी है रे बाबा, इट्स डैम इजी, राइट? ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। आगे क्या बोला है कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर ऑफ अ सब्सटेंस रिलेटेड टू इट्स ससेप्टिबिलिटी काय एज। अच्छा, तो म्यू आर का फॉर्मूला पूछा है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला का ही सवाल आ गया। सो 1 प्लस काय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट, ऑप्शन बी। समझ रहे हैं आप लोग? देख रहे हो विनोद कितने आसान आसान सवाल आते हैं सीईटी में। अब देख लीजिए आगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस काय इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी। ओके, ये जो लोग ने सवाल दिया सवाल ही गलत है, मैं सवाल को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। रिलेटिव परमिएबिलिटी, सवाल ही गलत पूछा गया, ये सीईटी में ये सवाल जो पूछा गया ये गलत पूछा गया। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी को अगर देखा जाए वो जो है काय नहीं होता, वो क्या होता है, म्यू आर होता है। इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी कम है ना। एक सेकंड, काय नहीं था, वो एक्स था, काय नहीं था, वो एक्स था। तो एक्स सब्सटेंस का जो म्यू आर की वैल्यू दिया है, एक्स सब्सटेंस, ये काय नहीं है, एक्स सब्सटेंस है। एक्स सब्सटेंस की जो म्यू आर की वैल्यू है वो बोल रहे हैं लेस देन 1, लेस देन यूनिटी बोल रहे हैं ना, तो लेस देन 1 से कम बोल रहे हैं। अरे यूनिटी बोले तो क्या होता है भाई, 1 होता है ना, तो लेस देन 1। और वाई सब्सटेंस का जो म्यू आर है वो मोर देन 1 है, लेस मतलब बहुत ही स्लाइटली मोर देन 1 है। अरे 1 से हल्का बड़ा है, अरे बाबा एक्स वाले का 1 से हल्का छोटा है और वाई वाले का 1 से हल्का बड़ा है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग इट? तो एक सेकेंड, मैं अगर म्यू आर का फॉर्मूला देखूं तो वो होता है 1 प्लस काय। तो अभी मैं जब बात करूंगा एक्स सब्सटेंस की और वाई सब्सटेंस की, तो देखो मुझे लिखना पड़ेगा म्यू आर एक्स और म्यू आर वाई। अब ध्यान से अगर आप देखो तो यहां पर आंसर क्या आने वाला है, एक्स सब्सटेंस का स्लाइटली लेस देन 1 आ रहा है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि स्लाइटली लेस देन 1 आ रहा है। सुनो, इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी आ रही है, इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कोई तो नेगेटिव टर्म है, जैसे कि मान लो 0.5। अरे बाबा ऐसा कुछ रहेगा तो 1 से छोटा आंसर आएगा ना बे, स्लाइटली लेस देन 1। समझ गए? तो 1 से छोटा आंसर कब आएगा, जब यहां पे कोई नंबर होगा -0.1 या -0.2 या -0.5 या -0.9, ऐसा कुछ नंबर होगा तभी 1 से छोटा आंसर आएगा ना। अब इन लोग क्या बोल रहे हैं कि जो दूसरा सब्सटेंस है वाई, उसकी वैल्यू आ रही है स्लाइटली मोर देन 1, तो मान लो कि ऐसा कुछ आ रहा है स्लाइटली मोर देन 1। अरे बाबा वाई वाले की वैल्यू स्लाइटली मोर देन 1 है। समझ में आ रहा है बच्चा कि नहीं, कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूं ऐसा लग रहा है? अरे बोलो, जवाब दो, मुंह खोलो। तो बेसिकली लिसन, स्लाइटली मोर देन अगर 1 बोल दिया तो भैया ये तो प्लस रहेगा ना। तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू स्मॉल एंड नेगेटिव, तो ये मटेरियल हो जाएगा डायामैग्नेटिक और ये मटेरियल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो X है डायामैग्नेटिक और Y है पैरामैग्नेटिक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसे हजम करो। ये लोग बोल रहे हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी X की, रिलेटिव परमिएबिलिटी X वाले की 1 से थोड़ी कम है, तो 1 से थोड़ा कम होने के लिए 1 माइनस समथिंग होना चाहिए, और Y वाले की स्लाइटली मोर देन यूनिटी है, तो 1 से थोड़ा ज्यादा है, तो 1 से थोड़ा ज्यादा होने के लिए 1 प्लस समथिंग होना चाहिए। समझ गए?
तो वो माइनस ए प्लस है, तो वो होगा डाया और ये होगा पैरा। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी, कैन यू सी दैट? अरे क्या जबरदस्त सवाल है यार, बहुत ही बचकाने बचकाने से। हाँ क्या ना? तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मैं थोड़ा स्लिम विलिम हो जाऊं, थोड़ा वेट लॉस करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। Which one of the following proportionality represents the relation between orbital magnetic moment and the orbital angular momentum? क्या एकदम बचकाना सवाल। m नॉट का फॉर्मूला बेटा क्या था? E/2m into L नॉट। सो m नॉट इज प्रोपोर्शनल टू L नॉट, दैट्स इट। ऑप्शन डी। अरे खूब सोपा है रे बाबा, खूब सोपा है, इट्स डैम इजी। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, वो एक ही बात है, तो म्यू नॉट लिखा है, हम लोग उसको लिख देते हैं m नॉट। सो m नॉट बाई L नॉट इज E/2m, या फिर m नॉट इज E/2m into L नॉट। सो m नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाते हैं। क्या बोला है? अरे बड़ा पेचीदा सवाल दिख रहा है यार, तो काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। लेट्स चेक। ऐसे सवालों में मजा आता है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है ना, मजा आता है। देखो सवाल जब हार्ड होगा ना, जब उसको सॉल्व करने में दिमाग खर्च होगा, दिमाग के ग्रे सेल्स टिकल होंगे, तब मजा आता है। अरे अपन जो लोग हैं, अपन आप और मैं, हम लोग सेपियोसेक्सुअल हैं यार, हम लोग बाकी लोगों की तरह नहीं है। वी आर सेपियोसेक्सुअल्स। सेपियोसेक्सुअल का मतलब होता है, सेपियो मतलब होता है इंटेलिजेंट। तो हम लोग को इंटेलिजेंस सेक्सी लगती है, वी लाइक इंटेलिजेंस मोर। हम लोग को इंटेलिजेंस पसंद है। तो जब कोई दिमाग को चैलेंज करने वाली चीजें आती है ना, मजा आता है। ठीक है, जब सवाल नहीं सॉल्व हो रहा होगा ना, तो और मजा आता है। ऐसा लगता है कि यार मैं सॉल्व कैसे नहीं कर पा रहा हूं, लेट्स गो इनटू द डेप्थ। तो जो बहुत बहुत हाई लेवल के सवाल जब मैं पढ़ा करता था एक जमाने में, बहुत बहुत हाई लेवल के सवाल, अब तो क्या हो गया कि अभी वो 11th 12th और बीएससी वेससी को पढ़ाता हूं, तो इतने हाई लेवल के सवाल नहीं आते हैं। लेकिन पहले बहुत हाई लेवल के सवाल जब मैं पढ़ा करता था, जब वो सॉल्व करने बैठता था और उसमें जब आंसर नहीं आता था बहुत देर तक, मजा आया करता था। ऐसा लगता था यार कैसे नहीं सॉल्व हो रहा है यार। सो देयर आर फैंटास्टिक बुक्स, आप लोग उसके सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी नहीं रे बाबा, पहले बन जाओ इंजीनियर साइंटिस्ट, कुछ बन जाओ उसके बाद। तो जैसे कि एक बहुत अच्छी बुक है, जापान की बुक आती है, जे सकुराई, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, तो इसके सवाल सॉल्व करो। या फिर जेडी जैक्सन करके एक बुक आती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका सॉल्व करो, बहुत मजा आएगा। ओके, एनीवे सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर अपने, वापस से इस चीज पे लौट आते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है जिसका एरिया है ए, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस कर रहा है सेंटर में, है ना। तो करंट कैरिंग कॉइल है जिसका एरिया है ए, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस कर रहा है बीच में। आगे क्या बोला है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल कितना है? एक सेकेंड, मैग्नेटिक मोमेंट तो बचकाना है मिया, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इज मिया। अब इसको अपने को मॉडिफाई करना है, क्योंकि देखो ना सवाल का जवाब कितना अजीब तरीके से दिया हुआ है ना। सो इसको हम लोगों को मॉडिफाई करना है। सो लिसन वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे आएगा क्या बच्चा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आएगा आपका, याद रखो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड दिया है ना, तो बी का फॉर्मूला यूज करना है। बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, ये फॉर्मूला होता है। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला तो आपने हमको अभी तक बताया नहीं। बेटा ये फॉर्मूला इस चैप्टर का नहीं है, इसलिए नहीं बताया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये पिछले चैप्टर का है, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो चैप्टर नंबर 10 का ये। सो अपनी 12वीं की बुक में जो 10वां चैप्टर है ना, वहां का फॉर्मूला, इसलिए बताया नहीं था ये, तो वहां से फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो अब इससे अगर आप ध्यान से देखें तो आई की वैल्यू, सुनो मुझे एम निकालना है ना, तो आई और ए निकालना है। तो आई और ए निकालने के लिए मैंने बी का इस्तेमाल किया, आई और ए निकालने के लिए मैंने बी का इस्तेमाल किया, तो आई हो जाएगा 2br अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अरे हाँ क्या ना मेरा बच्चा। अच्छा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सो देयरफॉर आर स्क्वायर हो जाएगा ए अपॉन पाई, सो देयरफॉर आर हो जाएगा रूट ऑफ ए अपॉन पाई। ध्यान से देखो बच्चा, देखो मुझे m इक्वल टू आई पहले लिखना है मिया। आई निकालने के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज आंसर में बी 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 हर जगह दिख रहा है, तो बी का यूज करना ही है। तो बी इज म्यू नॉट आई बाई 2r। अब आई की वैल्यू वहां डालने के लिए मुझे चीजों को रीअरेंज करना होगा, तो आई आ गया 2br बाई म्यू नॉट। लेकिन इस पूरे इसके अंदर r कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एरिया नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि एरिया इज पाई आर स्क्वायर लिया, फिर r की वैल्यू निकाला रूट ऑफ a अपॉन पाई। सो देयरफॉर m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। m का फॉर्मूला हो जाएगा 2br अपॉन म्यू नॉट
इंटू एरिया, क्योंकि m क्या है, i इंटू ए है, तो i की वैल्यू ये है ना, इंटू एरिया। लेकिन 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 ये जो r है, ये जो r है, इस r का भी हमने वैल्यू निकाल दिया, रूट ऑफ a अपॉन पाई। तो ये आ गया 2b म्यू नॉट, r की जगह पे रूट ऑफ a अपॉन पाई आ गया, और a ऐसी का ऐसी रहा। अरे a तो है ही ना बाहर, अरे बाबा a तो है ना बाहर, a बाहर है। तो अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। तो ये हो जाएगा 2b बाई म्यू नॉट, नीचे रूट पाई है और ऊपर हो जाएगा रूट a का क्यूब। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो a है जब इसको हम रूट के अंदर लेंगे तो स्क्वायर के अंदर जाएगा। अरे बाहर है ना, तो इसको स्क्वायर करो फिर रूट के अंदर ले लो, तो वापस से a ही बन गया, राइट। तो a रूट, अरे a को कैसे लिख सकते हैं रे बाबा, a को कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का रूट, एक ही बात है ना, a लिखो चाहे रूट a स्क्वायर लिखो। तो अब ये रूट a स्क्वायर और रूट a मल्टीप्लाई होगा तो रूट a क्यूब बनेगा ना। समझ में आया बच्चा। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ध्यान से देखो, ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो ये वाला। देखो कितना मजेदार चीज थी। सो खाली रीअरेंज करना आना चाहिए, ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए पिछले चैप्टर का, तो सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है। हाँ, एक बार मैग्नेट है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, जिसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं मीटर में। सो 5 × 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 10⁻²। ये हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। कैसे आया, 1 सेंटीमीटर होता है बच्चा 10⁻² मीटर, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया भी लिख दिया हमने। मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि कैपिटल M, ये भी लिख दिया। सो 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये भी लिख देते हैं 5 × 10⁻⁶। ये सब गिवन है। पूछा मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H की वैल्यू क्या है। सो H निकालना है, ठीक है। सो बहुत कुछ दिया हुआ है, कैसे निकालें। तो हम ये बात जानते हैं कि mz होता है काय H, लेकिन mz ये भी होता है, ओ सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया ना। सो mz होता है काय H, साथ ही mz की एक वैल्यू ये भी होती है m/v। कहां से आए, ध्यान से देखो बच्चा, सबसे स्टार्टिंग की स्लाइड को देखो। ये देखो किधर गया, नहीं यहां नहीं है, यहां देखो। देखो mz इज काय H बराबर mz क्या है, काय H, और mz क्या है, m/v। दिख रहा है, अरे हाँ क्या ना बच्चा। सो mz m/v भी है और mz काय H भी है, तो ये दोनों फॉर्मूले यूज कर लिया मैंने। सो इन्हीं दो फॉर्मूले को मैंने यूज किया है ना बच्चा। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले को यूज किया है क्योंकि यही सब वैल्यूज दिख रही हैं इधर यार। सो देयरफॉर होगा ये कि काय H की वैल्यू m/v के बराबर आएगी, यानी कि H की वैल्यू m/काय v के बराबर आएगी। अब जो m है वो हो जाएगा 2, और है ना 2 दिया है ना m, और काय की वैल्यू है 5 × 10⁻⁶। अब ये मत भूलिए कि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। अरे भैया एक क्या है अपने पास, क्या है देखो, अरे एक बार मैग्नेट है यार, और बार मैग्नेट कैसा दिया है, इस तरीके का कुछ दिया है ना, लाइक दैट। ये है बार मैग्नेट। तो इसकी शक्ल अगर आप ध्यान से देखो, इसकी वॉल्यूम कैसे मिलेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ से इसका वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे H की वैल्यू आएगी 2 अरे बाबा ये तो बचकानी चीजें हैं यार, कम ऑन। सो 2/5 × 10⁻⁶। एरिया जो है, एरिया कितना दिया हुआ है बेटा, 4 × 10⁻⁴, और लेंथ कितना है बच्चा, लेंथ कितना है 5 × 10⁻²। सो अब इसको कैंसिल करेंगे तो चीजें हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो H की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखेंगे। ये हो गया 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, तो 1/50 आ रहा है, ठीक है। नीचे पावर्स देख लो, तो -6 -4 -10 हो गया, और -12 हो गया, मिला के -12 हो गया, जो कि नीचे लिखा मैंने पहले। अभी ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं कलर वाला चेंज कर देता हूँ और साइड में इधर ही सॉल्व करता हूँ, अगले पेज पे नहीं जाते हैं, रुको। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
1/5 क्या होता है? 0.2 होता है। 1/5 क्या होता है? 0.2, लेकिन 1/50 है तो 0.02 आएगा, 0.02, और ये 10⁻⁻12 ऊपर जाके 10⁻+12 बन जाएगा। समझ गए बच्चा? तो अब ये 10⁻12 में से 2 0 ले लो इधर, तो ये बन जाएगा सिर्फ सिंपली 2, है ना, और यहाँ पे 2 0 गया तो सिर्फ 2 × 10⁻10 बचेगा। दैट्स इट। सो दैट्स द आंसर। सो ऑप्शन सी, 2 × 10⁻10 एम्पियर पर मीटर। चेक कर लो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैन यू सी दैट? अरे इट्स डैम इजी यार, कम ऑन, इट्स डैम इजी, राइट? गुड, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो मैग्नेट का मोमेंट जो दिया है 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया है, यानी कि हमें m0 की वैल्यू दी है 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका मास दिया है 50 ग्राम। सो मास को स्मॉल m ले ले रहा हूं। डेंसिटी रो भी दिया हुआ है, रो भी दिया हुआ है, डेंसिटी रो। पूछा क्या है? फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब इनको mz की वैल्यू चाहिए। ये तो बहुत ही बचकाना है। सो mz होता है m0, या m ले लो, जो भी ले लो, एक ही बात है। तो mz इज m/v, और फिर m की जगह पे क्या आ जाएगा? m की वैल्यू दी है क्या? हाँ दी है, तो m की यहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया है, बट वॉल्यूम नहीं दिया तो भी क्या हुआ? मास और डेंसिटी दिया है। सो हमें बात मालूम है कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। सो यहाँ आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 × रो अपॉन m। सो डेंसिटी जो रो है ऊपर चली गई, तो इसका आंसर आ गया 4 × डेंसिटी का क्या है? डेंसिटी इज 5000 kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000, और मास कितना आ जाएगा? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम का मतलब 50 × 10⁻³ ऐसा आ जाएगा। तो इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 100 बचेगा, ऊपर आ गया 400 × 10⁻³ आ गया। सो 4 × 10⁻5 आ रहा है। समझ रहे हैं? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परफेक्ट। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझ में आया बच्चा? सो ये ऑप्शन बी ना, करेक्ट। ये बराबर है 5, यहाँ पे गलती से -5 लिखा हुआ है, इट इज 10⁻+5, ठीक है, क्योंकि -3 ऊपर जाके +3 बनेगा ना बच्चा। हाँ क्या ना? आई होप के सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें घुस रही। फिर आगे 3 थिन वायर्स हैं, तो सेम ही लग रहा है यार। नीडल वाला जो सवाल था ना, वही सवाल है। चलो ये सवाल का जवाब आप लोग दो कि 3 पतले पतले वायर्स हैं ए, बी और सी, एक फेरोमैग्नेटिक से बना है, एक पैरामैग्नेटिक से बना है, एक डायमैग्नेटिक से बना हुआ है, और मैग्नेट जब नजदीक लाया गया तो उनके साथ क्या होगा? तो ए फेरोमैग्नेटिक है तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो ए विल बी अट्रैक्टेड स्ट्रांगली। बी वीकली अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक है, और डायमैग्नेटिक क्या करेगा? सी वाला क्या करेगा? उसको वीकली रिपेल करेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे इट्स डैम इजी, ऑप्शन ए। फिर देखो, तो देखो उन लोगों ने क्या किया मालूम है? तो इसीलिए PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साल में वो पूछा था, एक साल में ये पूछा है, सारे के सारे PYQs है। मैंने कोई भी क्वेश्चन रैंडमली नहीं उठाया, सब MST CT में आए हुए क्वेश्चन है। तो किसी साल में नीडल डाल दिया, किसी साल में पतला वायर डाल दिया, थिन वायर। समझ रहे हो? इसलिए PYQ सॉल्व करना अति आवश्यक है, ठीक है? ओके, फिर यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, मास है m, और सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r में घूम रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो W लिखा है, W नहीं आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा। बट एक ही बात है, चलो ठीक है यार, W ओमेगा। यहाँ पे फाइंड रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। अरे क्या रे बाबा, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ये होता है अपना Q/2m या E/2m। अरे E/2m ले लो या Q/2m ले लो, बात एक ही है। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो पूछा है, ऑप्शन डी। अरे हाँ के ना रे बाबा, खूब सोपा है रे, इट्स डैम इजी। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली अपने पास है Q/2m। समझ गए? ऑप्शन डी। अब एक सर्कुलर और एक स्क्वायर कॉइल दिया हुआ है, और 2 आइडेंटिकल मेटल वायर से बने हुए हैं, करंट इज पास थ्रू देम, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द सर्कुलर एंड द स्क्वायर कॉइल। एक सेकंड। सो मैग्नेटिक मोमेंट एक सर्कुलर कॉइल है और एक स्क्वायर कॉइल है, दोनों में आएगा तो मियाँ ही। अरे हाँ क्या ना? लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई और आई कैंसिल। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। साइड का कुछ दिया है क्या? साइड का कुछ दिया है क्या? एक सेकेंड। सर्कुलर एंड स्क्वायर कॉइल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 आइडेंटिकल मेटल वायर्स एंड करंट इज पास थ्रू देम, रेशियो ऑफ द। अच्छा मतलब सुनो, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है।
एक वायर लिया जिसकी लंबाई है L, ठीक है। इस L से ही आपने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अब ये तो L क्या बन गया, 2πr बन गया, समझ गए। तो ये याद रखना, L क्या बन गया, 2πr, यानी कि R हो गया L/2π। वैसे ही आपने क्या किया बाद में, एक चीज तो आपने ये की, दूसरी चीज आपने क्या की है, आपने उसी का स्क्वायर बना दिया। तो अब यहां पर ये जो L है वो क्या बन गया, 4 अरे बाबा ये जो L था 4 पार्ट में मुड़ गया ना, स्मॉल l, फिर स्मॉल l, तो 4L बन गया। अरे हाँ क्या ना, अरे बाबा, तो यहां पर L की वैल्यू 4L आ गई, समझ गए। तो यहां पर ये आ जाएगा L², क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अरे साइड इसकी L है रे बाबा, और इसका रेडियस R है। तो सुनो, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर L² होता है। अब वहां पे R की जगह पे आप क्या डाल दोगे, L/2π। एक सेकंड देखो, ऐसे से धमाके होते रहते हैं। ओके फाइन, सो लिसन वेरी केयरफुली। पाई R की जगह पे आपको डालना है L/2π। क्या डालना है, L/2π का स्क्वायर। और यहाँ पे L² की जगह पे आप क्या डालेंगे, L की जगह पे क्या डालेंगे, L/4। तो यहाँ पे आप डालेंगे L/4 का स्क्वायर। तो ये L² और ये L² कैंसिल। अब कहानी देखो, ये पाई है, नीचे है 4π²। अरे इसका स्क्वायर होगा ना भाई, अरे 2 का स्क्वायर 4 होगा ना रे बाबा, तो 4π²। और इधर नीचे देखो, यहां पर है 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। सो बेसिकली ये आपका 1 पाई और 1 पाई कैंसिल हो गया, यहां पे बचा है सिर्फ 1/4π, और यहां पर 1/4 × 4 बचा हुआ है, 1 4 कैंसिल हो गया, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4/π इज द आंसर, दैट्स इट। 4/π है क्या, 4/π, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। आई होप के सभी के खोपड़ी में बातें घुसी हैं। किधर गया रे बाबा, ऑप्शन बी 4/π, ऑप्शन बी, ठीक है। 4/π कहीं आया है कि नहीं, लोग कहाँ आया है, चलो आया हुआ है 4/π, दैट्स इट। आई होप के सभी के भेजे में बातें घुसी हैं। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे, बहुत सारे हम लोगों ने सवाल कर लिए, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल और भी बहुत सारे हैं। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूँ, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। डाउट्स होगा तो मुझसे पूछिए। एप्लीकेशन पे अगर आप आते हैं तो एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग सारे के सारे सवाल जो इसमें दिए हुए हैं वो सब सॉल्व करेंगे, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एनीवे, तो आप लोग यूट्यूब पे एटलीस्ट देखते रहिए, कम से कम चीजें। एप्लीकेशन तो देखो बात की बात है, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा कि एप्लीकेशन पे आओ खरीदो कोर्स 300 रुपए का एंड ऑल। मैं सिर्फ वो बना के इसलिए रखा है क्योंकि वहां पे लोग थोड़ा ज्यादा सीरियसली पढ़ाई करते हैं, जब कुछ पैसा देते हैं ना तो थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे लोग है ना 1 घंटे का वीडियो देख लें, यही बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब पर कोई भी 1 घंटे से बड़ा वीडियो देखता नहीं है जब तक वो वीडियो मूवी का वीडियो ना हो। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी पढ़ाना नहीं चाहता है 1-2 घंटे के ऊपर, यूजुअली, मतलब यूजुअली तो कोई नहीं पढ़ाता है। हाँ, कोई स्पेशल केस है कि कल बोर्ड एग्जाम है, तो ऐसे तो मैंने भी एक टाइम पे पढ़ाया था 8-10 घंटा, वो एक अलग चीज हो जाती है कि मैं मैराथन लेक्चर ले लिया। बट यूजुअली नॉर्मल डेज में 1 घंटे के ऊपर का वीडियो जब भी बनाते हैं ना, कोई भी देखता नहीं है, व्यूज ही नहीं आते। लेकिन अगर सपोज कि आप ये सब वीडियोस को शेयर करते हैं, ये वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और ज्यादा लोगों की डिमांड आती है कि सर आप पूरा डिटेल में लेक्चर्स बनाओ, आप 5-6 घंटे का वीडियो बनाओ, तो फिर जब ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा ऑडियंस होगी, तो ऑफकोर्स मुझे मजा आएगा पढ़ाने में, और मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई बच्चे मेरा लेक्चर पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर ही देना चाहिए। क्योंकि ऐप के ऊपर तो क्या, जब पैसा भरते हैं ना तो बराबर से बैठते हैं 3-4 घंटा, लेकिन यहाँ नहीं बैठते, ठीक है। एनीवे, बट फ्यूचर में जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमसे तो मैं जरूर यूट्यूब पर ही पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। और फिर तो मैं सिर्फ सीईटी नहीं पढ़ाऊंगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, पूरा आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा स्टार्ट टू एंड, पूरा का पूरा सीबीएसई का एनसीईआरटी, साथ में मैं आपको नीट और जेईई की भी तैयारी करवाऊंगा। चलिए एनीवे, तो विल स्टॉप हियर फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच, सायोनारा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।